आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन में चैप्टर डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ द रेट्स। तो एनालिसिस ऑफ रेट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट हमारे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है, कॉस्ट ऑफ लेबर क्या रहती है, टी&पीज एंड सन्ड्रीज क्या होती हैं, कैश क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट क्या होता है, ओवरहेड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट एनालिसिस जो अलग अलग मटेरियल्स के हम अगर देखें तो हमारे पास जो मटेरियल रहते हैं उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे। जैसे अर्थवर्क इन द एक्सक्वेशन अर्थवर्क में हमारे जो एनालिसिस है रेट्स की जगह, जब हमें लेबर कॉस्ट पता हो, लेबर कॉस्ट गिवन हो, हमें कितनी लेबर्स की जरूरत है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस करना है रेट्स को और देखेंगे इस चैप्टर में हम। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें देखते हैं हम एनालिसिस ऑफ रेट्स होता क्या है। ठीक है जी। इसलिए हम यूज करते हैं एनालिसिस ऑफ रेट्स। ठीक है। तो टू डिटरमाइन द रेशो रेट ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ वर्क, टू डिटरमाइन the rate of particular item of work, the rate of particular item of work। ठीक है जी। पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ वर्क का जो रेट है उसको डिटरमाइन करने के प्रोसेस को फ्रॉम ए क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल, फ्रॉम ए क्वांटिटीज ऑफ ए मटेरियल of a materials। ठीक है जी। तो क्वांटिटी मटेरियल के बेस पे हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ वर्क के जो रेट्स हैं उसको एनालाइज करते हैं, जो और लेबर की जो रिक्वायरमेंट रहती है फ्रॉम क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड and their cost is known as analysis of rates। ठीक है जी। तो हमारे जो डिटरमाइन करना पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ वर्क के रेट को विद देयर ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। तो जो और उनकी कॉस्ट को डिटरमाइन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ रेट्स। ए प्रॉफिट ऑफ द 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इज आल्सो इंक्लूडेड इन द एनालिसिस ऑफ द रेट्स। ठीक है जी। जो 10% जो प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्टर का वो भी इसमें एडेड रहता है रेट्स में, जो हम एनालाइज करते हैं रेट्स का अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट के। ठीक है जी। तो ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ for the contractor, 10% for the contractor is also included in the analysis of the rates, is also included in the analysis of रेट्स। ठीक है जी। तो रेट्स के एनालिसिस में हम 10% जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट रहेगा वो भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। तो रेट्स ऑफ द मटेरियल एंड लेबर आर फंक्शन फ्रॉम द प्लेस एंड देयरफॉर द रेट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क वेरी फ्रॉम टाइम प्लेस टू प्लेस। ठीक है। तो जो रेट्स हैं लेबर के जब मटेरियल के वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी। वो फ्लक्चुएटिंग करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है जी। तो क्योंकि इनकी जो रेट है वो डिफरेंट जो रेट्स हैं आइटम्स ऑफ वर्क के वो हो सकते हैं, चाहे हम लेबर की बात करें चाहे हम मटेरियल की बात करें, प्लेस टू प्लेस। ठीक है। तो ये जो इनके रेट्स हैं वो एनालाइज करना होता है हमने। ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं एवरी एस्टिमेट should be accompanied by the analysis of the rates of the items provided in it। तो हर एक एस्टिमेट जो भी हम एस्टिमेट लगाते हैं
ठीक है, उसके लिए जो एनालिसिस है रेट्स का होना बहुत जरूरी रहेगा। किसी भी जो हम एस्टिमेट्स के लिए, चाहे हम कोई भी एस्टिमेट्स हम लगाते हैं, जैसे हम लमसम एस्टिमेट्स की बात करें, चाहे हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स की बात करें, ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने तरह के एस्टिमेट हम लगाते हैं उसके लिए जो एनालिसिस है रेट्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहती हैं जब हम कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने के लिए रेट्स में इंपॉर्टेंट हमारी टर्म्स इंक्लूड रहती हैं जब हम एनालिसिस करते हैं। जैसे हम लेबर कॉस्ट की बात करें, मटेरियल कॉस्ट की बात करें, T&P सन्डरीज की बात करें, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी इंक्लूड रहता है, ठीक है, और ओवरहेड्स भी इंक्लूड रहते हैं इसमें जब हम एनालिसिस करते हैं किसी प्रोजेक्ट का, किसी मटेरियल का, डिफरेंट आइटम को वर्क का, ठीक है। तो इट कंप्राइज ऑफ द मैनी आइटम्स। तो एनालिसिस ऑफ रेट्स क्या कंप्राइज करता है, बहुत सारी आइटम्स को। इट कंप्राइज of the many items of various items। तो कौन कौन से, जैसे हम सबसे पहले मैं बात करूं जो एनालिसिस करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट जो आइटम्स है जो एनालिसिस के लिए, रेट्स एनालिसिस के लिए जरूरी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो इन एनालाइजिंग द रेट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज टेकन एट द इंक्लूडिंग कैरेज, लोकल टैक्सेस एटसेट्रा, ठीक है जी। तो कैरेज वगैरह जो लोकल टैक्सेस हैं ये इंक्लूड रहते हैं जब हम मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है जी। जब हम एनालिसिस करते हैं रेट्स का, मटेरियल के रेट्स का, ठीक है, तो मटेरियल का जब रेट्स हम एनालाइज करेंगे तो उसमें जो हमारे कैरेज, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जब हम बात करें टैक्सेस, लोकल टैक्सेस का खर्चा, वो भी क्या है इसमें इंक्लूड रहता है जब हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन एनालिसिस ऑफ द रेट्स, in analysis of rates, the cost of material is taken, the cost of material is taken at the site, including at the site including carries local taxes etc. carries local taxes etc. ठीक है जी। तो कैरेज जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है वो हमारे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में क्या है इंक्लूड रहता है जब हम रेट्स को एनालाइज करते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटीज एंड देयर नेचर, depending upon their quantities and nature, जो हमारा जो क्वांटिटीज पे जो डिपेंड करता है वो इनके नेचर पे, ऑन क्वांटिटीज एंड देयर नेचर, ठीक है जी। नेचर ऑफ मटेरियल क्या है उस पे हमारी जो रेट्स हैं वो जो कॉस्ट है मटेरियल की वो डिपेंड करेगी। और द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज कैलकुलेटेड, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज कैलकुलेटेड, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट एनालिसिस की लेबर कॉस्ट की, तो कॉस्ट ऑफ लेबर की बात करें, कॉस्ट ऑफ लेबर, तो लेबर कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट रहती है फॉर एनालाइज द रेट्स ऑफ द आइटम्स ऑफ वर्क, ठीक है। और द लेबर इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, द लेबर इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द project
तो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लेबर क्या जरूरत है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर एनी टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो द लेबर रिक्वायर्ड फॉर ईच आइटम, द लेबर रिक्वायर्ड फॉर ईच आइटम्स, तो हर आइटम्स के लिए हमारी जो लेबर रिक्वायर्ड की जो अलग अलग आइटम्स को वर्क हम कैरिड आउट करते हैं फॉर द प्रोजेक्ट्स, फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर द एग्जीक्यूट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, ये आइटम जो वर्क है जो हमारा डिपेंड करेगा जो लेबर की कितनी जरूरत है, कितनी रिक्वायरमेंट है, वो डिपेंड करती है किस तरह का काम कर रहे हैं, वेजेस क्या है, ठीक है जी। तो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क, items depends upon the nature of work, नेचर क्या है वर्क करने का, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट है लेबर की उसको एनालाइज करते हैं और रेट्स का को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द वर्क देयर वेजेस आर आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन, their wages also taken into consideration, ठीक है जी। कंसीडर करते हैं उनके वेजेस को भी इंक्लूड किया जाता है फॉर टू अराइव एट द कोस्ट, टू अराइव एट द लेबर कोस्ट, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो कंप्राइज करती हैं फॉर डिटरमाइनिंग द एनालिसिस ऑफ द रेट्स, ठीक है। और टीएनपी और सैंडविच की बात करते हैं नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स जो कंप्राइज करता है हमारे फॉर एनालिसिस ऑफ द रेट्स ऑफ द आइटम्स ऑफ वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी टीएनपी एंड सैंडविच की जो पोस्ट है, थर्ड वन इंपॉर्टेंट एनालाइज करने के लिए, हमारे रेट्स को एनालाइज करने के लिए आइटम्स हम यूज करते हैं टीएनपी एंड सैंडविच, ठीक है। तो टीएनपी एंड सैंडविच क्या होती है और कितनी कॉस्ट जो है इंक्लूड रहती है फॉर द एनालिसिस ऑफ द रेट्स। तो ये लंप सम अकाउंट इज प्रोवाइडेड इन द एनालिसिस ऑफ द रेट्स फॉर टूल्स एंड प्लांट्स। तो टूल्स एंड प्लांट्स टीएनपी के हमारे टूल्स एंड प्लांट्स एक लंप सम अमाउंट जो है वो कंसीडर की जाती है फॉर द एनालाइज ऑफ द रेट्स, ठीक है। तो देखेंगे ए लंप सम अमाउंट is provided in the analysis of the rates, एनालिसिस ऑफ रेट्स, ठीक है जी। तो एक लंप सम अमाउंट जो है प्रोवाइड की जाती है फॉर द टूल्स एंड प्लांट्स के लिए। तो टूल्स एंड प्लांट्स की जो अमाउंट है वो इंक्लूड रहती है फॉर एनालिसिस ऑफ द रेट्स, ठीक है जी। फॉर टूल्स एंड प्लांट्स एंड प्लांट्स यानी कि टी एंड पी, ओके जी। एंड अदर पीटी आइटम्स सैंडविच एंड अदर पीटी आइटम्स, जैसे हम बात करते हैं सैंडविच की, तो सैंडविच का जो अमाउंट है वो भी क्या है इंक्लूडेड रहता है फॉर एनालिसिस ऑफ द रेट्स ऑफ वर्क, ठीक है जी। which cannot be accounted in details, which cannot be accounted in details, बट हम इसको डिटेल्स में क्या है अकाउंट नहीं करते हैं सैंडविच को, क्योंकि ये पीटी आइटम्स रहती हैं जो हम इनका जो कॉस्ट है वो हम ज़्यादातर जो डिटेल में जो कॉस्ट है वो हम इसका जो एनालाइज नहीं करते हैं सैंडविच का, ठीक है। बट 2.5 to 3% ऑफ द लेबर, 2.5 to 3%, 2.5 to 3% of the labor cost, 2.5 to 3% of the labor cost
should be considered both for T and P and sundries, should be considered for T and P and sundries। तो सन्ड्रीज और टी एंड पी के लिए 2.5 से 3% जो लेबर कोस्ट का जो है हम लेके चलते हैं। 2.5 to 3% ऑफ द लेबर कोस्ट शुड बी कंसीडर्ड, जो अमाउंट रहेगा हम कंसीडर करते हैं एज अ टी एंड पी एंड सन्ड्रीज जब हम एनालाइज कर रहे हैं रेट्स को। ठीक है जी, बोथ फॉर टी एंड पी एंड सन्ड्रीज चेंज फॉर दैट आइटम्स, सन्ड्री चेंज फॉर that items in the analysis of rates, that items for analysis of rates। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहती हैं टी एंड पी एंड सन्ड्रीज रेट प्रोवाइड की जाती है जो कुछ अमाउंट फॉर द एनालिसिस ऑफ द रेट्स। ठीक है, तो ए प्रोविजन ऑफ द वाटर चार्ज, अगर मैं बात करूं टी एंड पी और सन्ड्रीज की, तो कुछ पीटी जो वर्क रहता है, जो पीटी हमारे जो आइटम्स हैं जैसे सन्ड्रीज की बात करें तो उनको हम इंक्लूड नहीं करते, ज़्यादा डिटेल में इंक्लूड नहीं करते, पर 2.5 से 3% जो लेबर कोस्ट का 2.5 से 3% जो हम ऐड कर देते हैं टी एंड पी का और सन्ड्रीज का। और जो अगर मैं बात करूं कुछ प्रोविजन वाटर चार्ज की भी रहती है, ये प्रोविजन ऑफ और वाटर चार्ज, तो वाटर चार्जेस जो हैं वो उसकी प्रोविजंस भी रहती हैं। 1.5% ऑफ टोटल कोस्ट, 1.5% ऑफ टोटल कोस्ट जो है ऐड की जाती है फॉर द एनालिसिस ऑफ द रेट्स। कोस्ट में बी एडेड वेयर वाटर इज नॉट अवेलेबल, may be added where water is not available। तो जहां पे वाटर जो है की अवेलेबिलिटी है वो नहीं है अवेलेबिलिटी, वहां पे हम वाटर चार्ज भी कर देते हैं, 1.5% जो वाटर चार्ज है वो भी इंक्लूड करते हैं टी एंड पी एंड सन्ड्रीज में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है फॉर एनालिसिस ऑफ द रेट्स। ठीक है जी, तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कैरेज की, तो कैरेज भी एक इम्पॉर्टेंट आइटम्स है जो कंप्राइज हम करते हैं एनालिसिस ऑफ रेट्स के लिए। ठीक है जी, तो रेट्स को एनालाइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट हमारे आइटम्स रहेंगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ आफ्टर द टी एंड पी एंड सन्ड्रीज, तो टी एंड पी क्या है, एक लमसम अमाउंट है जो हम पेड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फॉर इन द एनालिसिस ऑफ द रेट्स। ठीक है जी, और अगर मैं सन्ड्रीज की बात करूं तो डिटेल में सन्ड्रीज का जो अमाउंट है वो हम, क्योंकि ये एक पीडी आइटम्स हैं तो इनका हम अमाउंट जो इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं रेट्स का किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। और 2.5% to 3% जो अमाउंट है लेबर कोस्ट का, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं एज अ टी एंड पी एंड सन्ड्री। अगर प्रोविजन अगर वाटर चार्ज की करें तो हमारे पास 1.5% जो टोटल कोस्ट का 1.5% अगर अमाउंट जो है वो हम ऐड करते हैं जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोविजन रहती है टी एंड पी एंड सन्ड्रीज में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो इंपॉर्टेंट आइटम जो कंप्राइज रहती है हमारे फॉर द एनालिसिस ऑफ द रेट्स, कैरेज। कैरेज भी एक इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन जो है मटेरियल की, चाहे हम लेबर की बात करें, इफ द कंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड इन द रिमोट प्लेस, इफ द कंस्ट्रक्शन is located in a remote place, तो किसी रिमोट प्लेस पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पे जो कैरेज का खर्चा, जैसे मोर देन 2 किलोमीटर और अगर मोर देन 2 किलोमीटर की बात करें, मोर देन 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर से ज्यादा जो हमें क्या है कंस्ट्रक्शन की जो लोकेशन दूर है तो वहां पे द एनालिसिस ऑफ द कैरेज ऑफ द मटेरियल मस्ट बी डन सेपरेटली। तो हम सेपरेटली हम क्या करेंगे, जो कैरेज ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन का, उसके लिए एनालाइज करना रेट्स को, वो हम सेपरेटली क्या करते हैं एनालाइज करते हैं। द एनालिसिस ऑफ द कैरेज
of the carriage of the material must be done सेपरेटली। ठीक है जी, तो अलग से हम क्या करते हैं, मटेरियल जो कॉस्ट है, कैरेज की कॉस्ट है, वो हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट की। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो कंप्राइज करते हैं हम फॉर द एनालिसिस ऑफ द रेट्स। तो रेट्स को एनालाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है, टोटल कॉस्ट जो, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट की बात करूं, मैं प्रॉफिट ऑफ द 10% फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इज इंक्लूडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ द रेट्स। ठीक है जी, तो रेट्स को एनालाइज करने के लिए हमें 10% जो प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्टर का, वो हमें ऐड करना होता है फॉर जब एनालाइज कर रहे हैं रेट्स को। तो द प्रोविजन ऑफ 10%, provision of 10% as contractor profit must be added. Contractor profit must be added to obtain the rates per unit of items. To obtain the rates per unit items। ठीक है जी, पर यूनिट आइटम्स के हिसाब से हमारी जो रेट्स हैं वो हम क्या करते हैं, एज अ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हमें ऐड करना पड़ता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रेट्स पर यूनिट आइटम्स ऑफ द वर्क। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट रहती है हमारे जो टीएनपी एंड सन्ड्री कैरेज और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट फॉर द एनालाइज ऑफ द रेट्स। तो अगर मैं बात करूं सीमेंट की या स्टील की, इज सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट, और जो सीमेंट है, स्टील है, वो सप्लाई किया जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर से। तो जो अगर मैं बात करता हूं 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट विल नॉट बी given to the contractor, but if the cement and steel be supplied by the contractor, 10% must be added as a contractor profit on these items। ठीक है, तो हमारे जो 10% जो का प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट का, वो हमें तब ऐड करना होता है जब क्या है, जो सप्लाई है सीमेंट और स्टील की, जो सप्लाई है बाय द कॉन्ट्रैक्टर हो रही है, जब किसी डिपार्टमेंट द्वारा जो सप्लाई की जा रही है हमारे मटेरियल्स की, जो जब हम बात करें मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स की, तो उनके लिए हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट की जो प्रोविजन है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ द रेट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, हमने डिस्कस की हैं इसमें। ठीक है जी, तो ये अगर मैं बात करूं ओवरहेड चार्जेस की, तो ओवरहेड चार्जेस भी इंक्लूड रहते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ द रेट्स। ओवरहेड चार्ज, ठीक है जी, तो ओवरहेड चार्ज भी इंक्लूड रहते हैं फॉर द analysis of the rates। तो the charges other than already included in the sanctioned estimate is termed as the overhead charge। The charge other than already included in the sanctions estimate, already included in the sanctions estimate are termed as overhead charge।
ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट जो चार्ज हैं जो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, जो हम एस्टिमेट जो सैंक्शन करते हैं बाय द डिपार्टमेंट सैंक्शन किया है, तो जो एस्टिमेट लगाए तो उससे अदर देन जो चार्ज रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड चार्ज। तो ये भी इंक्लूड रहते हैं हमारे फॉर द एस्टिमेट फॉर द एनालाइज ऑफ द रेट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे हमने बात की है सबसे पहले लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सेकेंडली हमने डिस्कस किया कॉस्ट ऑफ लेबर, और थर्ड वन अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट था हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर और टी एंड सन्ड्रीज, कैरेज, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और ओवरहेड चार्जेस। ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो कंप्राइज रहती हैं फॉर द एनालाइज ऑफ द रेट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क for the completion of the work, for execute the work by the department or contractor। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ वर्क के बारे में हमने डिस्कस किया है जो कंप्राइज रहती है फॉर रेट्स को एनालाइज करने के लिए, ठीक है जी, एक एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम रेट्स को कैसे एनालाइज करें डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क को, जब हमें लेबर और मटेरियल जो कॉस्ट है वो गिवन रहती है। ठीक है जी। तो तब हमारे पास जो रेट्स हैं उनको कैसे एनालाइज किया जाए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।